नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, नर्मदा परिक्रमा का आज अपना 13वां दिन है। मंगलवार 16 जनवरी 2018। सैमलेट से खारा बादल, गोरा बादल और धावड़ी। हम सुबह लगभग 6 बजे उठे और नित्य कर्म और स्नान के बाद पूजा की। सुबह के दैनिक सारे कार्य निपटाने के बाद हम सरपंच जी के घर आए। उन्होंने मुझे चाय दी तथा हमारी नोटबुक पर सील और हस्ताक्षर किए। साथ ही हमने भी उनके रजिस्टर में अपना नाम, पता आदि जानकारी भरी। इसके बाद हम सामने की ओर जाते कच्चे मार्ग से आगे बढ़े, जो गांव समाप्त होते होते पगडंडी में बदल गया। ये पगडंडी आगे चलकर पहाड़ी पगडंडी में बदल गई। ये सब ऐसे महसूस हो रहा था जैसे ट्रेन की कोई पटरी दूसरी पटरी बन जाती है तथा आगे जाने पर और किसी लाइन से जुड़ने से तीसरी पटरी बन जाती है। रास्ते में हमें जो भी छोटे बच्चे मिल रहे थे उन्हें हमारे पास के चॉकलेट देते रहे। बच्चे भी हमें देखकर आनंद में नर्मदे हर का जय घोष करते थे, जिससे चलने का हमारा भी उत्साह बढ़ जाता था। इस क्रम से चलते हुए हमने करीब 3 पहाड़ पार किए और हमें सादरी गांव जाने वाली रोड मिल गई। पहाड़ की पगडंडी पर चलने के रास्तों की तुलना में इस रोड को देख ऐसे लगा जैसे अचानक कोई खुशखबरी मिली हो। हम आनंदित हुए, पर थोड़ा ही आगे बढ़ने पर ग्रामीणजनों ने बताया कि हमको पुनः पहाड़ी रास्ता ही पकड़ना चाहिए, जिससे हम समय से हमारी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। इसलिए करीब 10 बजे पुनः हमने उस सड़क को छोड़ा और पगडंडी को पकड़कर पहाड़ी मार्ग पर आ गए। इसी क्रम से हमने बड़े बड़े 4-5 और पहाड़ पार किए। पहाड़ों पर चढ़ना और फिर उतरना ये बहुत ही थका देने वाला था और यहाँ के गांव खत्म ही होने का नाम नहीं ले रहे थे। 2 पहाड़ पार करने के बाद भी अगर पहाड़ की चोटी पर बसे किसी झोपड़े में जाकर पूछे कि अब ये कौन सा गांव है या बस्ती है, तो जवाब में उसी गांव का नाम मिलता था जो हम 2 पहाड़ पीछे ही छोड़ आए थे। तब हमें समझ आया कि ये गांव बहुत दूर तक फैले हुए है और हमने गांव कौन सा है ये पूछना ही बंद कर दिया। इसके बाद हमें एक नदी मिली जिसका नाम था जलकन। ये नदी वैसे तो पर्याप्त चौड़ी थी, पर अभी पानी बहुत ही कम था। कुछ समय तक उसी नदी के पात्र में चलने के बाद फिर हमने उसे पार किया। अब हम महाराष्ट्र राज्य के नंदुरबार जिले में हैं। ये नदी ही मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा का निर्धारण करती है। मध्य प्रदेश में पड़ने वाले गांव का नाम है बादल या काला बादल और महाराष्ट्र राज्य में पड़ने वाले पहले गांव का नाम है गोरा बादल। इस गांव में ग्रामीणों ने हमें बताया कि हमें चादरी गांव न जाकर यहां से धावड़ी और खापरमाल होते हुए भावना जाना चाहिए। उनकी सलाह को मानते हुए हमने भी चादरी जाने का निर्णय छोड़ धावड़ी जाने वाली पगडंडी पकड़ी। अब ये सारा मार्ग केवल और केवल पहाड़ों से ही होकर था। बमुश्किल 6-7 इंच चौड़ाई की फिसलती हुई पगडंडी, और वो भी बिल्कुल पहाड़ के किनारे पर, जिसके एक तरफ पूरा खड़ा पहाड़ जिसमें पकड़ने हेतु भी कुछ ही सहारे की उम्मीद ना थी, ऐसा, और दूसरी ओर जिसे देखते ही पेट में बल पड़ जाए इतनी गहरी खाई। साथ ही ये पगडंडी पहाड़ के सबसे ऊपर के अंतिम हिस्से में होती थी और उसी तरह चलते हुए वो पहाड़ के सामने के आखिरी छोर तक लेकर जाती थी। फिर अचानक की सांप की भांति मुड़ जाती थी। ये पैदल रोलर कोस्टर जैसा कुछ अनुभव था, पर खतरा और रोमांच हर कदम पर बढ़ रहा है ऐसा प्रतिपल लगता था। हम दोनों ही डरते संभलते उस मार्ग पर मैया का नाम लेकर ही चलते रहे। थोड़ा आगे जाने पर हमने सामने की ओर से सज धज कर आते हुए कुछ ग्रामीण देखे और फिर धीरे धीरे आने वालों की संख्या में वृद्धि होती गई। हमें पता चला किसी ग्रामीण की शादी है और ये उसकी शादी की बारात है। इन बारातियों के पास ले जाने को बहुत सा सामान था। हम आश्चर्य ही करते उन सामानों को देखते थे कि जिस पगडंडी पर हमें चलना मुश्किल था, उससे ये लोग छोटे नन्हे बच्चों और इन सारे सामान को लेकर कैसे जाएंगे। आज का ये रास्ता बहुत अधिक धोखादायक और डरावना था। हमारे दिल इतने जोर जोर से धड़क रहे थे कि हम हमारी धड़कनें स्पष्ट सुन पा रहे थे।
पर पहाड़ की चोटी पर ऊपर पहुंच जाने के बाद का नज़ारा बहुत ही अद्भुत था। सब दिशाओं में केवल पहाड़ ही पहाड़ दिखाई देते थे और कुछ भी नहीं। वहां ऐसे लगता था जैसे इस क्षेत्र के अलावा कहीं कोई संचार ही नहीं है और इस संसार में केवल हम दो ही प्राणी हैं, क्योंकि कोई पक्षी आदि भी दिखाई नहीं देते थे। पहाड़ों के निचले भाग में जहाँ कुछ घने पेड़ हो वहाँ अवश्य पक्षियों की आवाज़ें आती थी, पर बाकी कहीं कुछ भी नहीं। कहने को तो इसका नाम झाड़ी है, पर अभी जनवरी के मौसम में भी यहाँ पेड़ या छाया के स्थान बहुत कम ही थे। सब और केवल धूप और सारा ही क्षेत्र वीराना। ग्रामीण जनों की झोपड़ियाँ भी केवल नाम मात्र को थी, जो पूर्णतः खुली ही होती थी। केवल एक छोटा सा औलनुमा कमरा होता था, पर ठीक से साफ सुथरा और लिपाई पुताई किया हुआ। कुछ ही घरों में गाय देखने को मिली, वो भी बिल्कुल ही कृष गाय। या मनुष्य के खाने के ये लाले है तो उन जीवों को कौन कैसे और कितनी खुराक दे पाएगा। पानी का भी काफी संकट समझ आया। सारे लोग भी थोड़े कमजोर और एक अर्थों में कुपोषित से लगे, पर उनका सेवा भाव या समर्पण वृत्ति सच में नमन करने योग्य है। उनमें अत्यधिक आत्मीयता, सरलता और सबसे बढ़कर निष्कपटता है। उनमें कई दुराव छुपा होगा ऐसा भी नहीं लगा। जो है सामने है, मन में कुछ भी नहीं, पर पैरों के नीचे की पगडंडी में वो बात कहा। वो तो यहाँ वहाँ झाड़ियों कांटों से थोड़े पेड़ों के चट्टानों के बीच छुप ही जाती है। उसी क्रम में हमारे पैरों के नीचे की पगडंडी भी कहीं खो गई। वास्तव में वो नहीं खोई, खोए तो हम ही थे, वो भी उसकी खोज करते करते। कितना हास्यास्पद था ये। और हम ऐसे ही चलते रहे और आगे जाकर राह भटकने के बाद पुनः कल ही की तरह फिसलन भरे मार्ग पर फंस गए। अब हम ना आगे जा पा रहे थे, ना आए हुए मार्ग से वापस पीछे जाने की हिम्मत जुटा पा रहे थे। अतः हम वहीं से नर्मदे हर का पुकारा करने लगे और तत्क्षण ही हमें किसी ने प्रतिसाद दिया। ऐसा लगा पर हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा था। हम नर्मदे हर का जय घोष कर फिर चिल्लाए। पुनः सामने से कुछ आवाज आए। यह स्पष्ट भी थे और आदिवासियों की भाषा में होने की वजह से समझ से परे भी। हम आवाज की दिशा में आजू बाजू खोजने लगे, पर हमें दूर सामने के पहाड़ पर दिख रहे इकलौते सूखे पेड़ के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। इसलिए उसी जगह से हमने 2-4 बार और नर्मदे हर का पुकारा किया और अंतर्गतवा हम जिस पगडंडी से चलकर आए थे उसी पगडंडी से चलकर एक भील मामा हमारी ओर आते हमें दिखाई दिए। उन्होंने हमारे पास आकर हमसे कुछ कहा, पर वो हमारी समझ से परे की भाषा थी। हमने उन्हें कहा कि हमको धावड़ी गांव जाना है, तो उन्होंने हमें इशारा किया कि चलो, और फिर वो हमको जहां हम आगे जाने से डर रहे थे उसी मार्ग से लेकर पहाड़ की चोटी तक ले जाकर फिर वापस नीचे उतरने वाली पगडंडी तक ले आए और पगडंडी की ओर इशारा कर दिया कि ये धावड़ी जाएंगी, और वो खुद दूसरी ऊपर की पगडंडी से वापस उसी दिशा में बढ़ गए जिस दिशा से वो आए थे। हमने उनकी ओर देखकर नर्मदे हर कहा, पर वो बिना पीछे देखे चले गए। ये नीचे उतरने वाली पगडंडी किसी फिसलन पट्टी से भी अधिक खड़ी नीचे उतर रही थी। ऐसे लग रहा था कि इस पर चलो मत, दौड़ जाओ, चलने से तो हम मुंह के बल गिर जाएंगे या किसी चक्के की तरह लुढ़कने लगेंगे। हम लोग पूरी सावधानी से धीरे धीरे उस पहाड़ की चोटी से नीचे आए और धावड़ी गांव इन्हें गिने छोटे बड़े झोपड़ों की बस्ती में दाखिल हुए। लोगों ने पूछने पर हमें बताया कि हम आगे बने दुकान में रुक सकते हैं। वो दुकान तो थी बहुत छोटी, पर किसी मॉल की भांति उस गांव में दैनंदिन जीवन में लगने वाले हर सामान की पूर्ति करने में सक्षम था। कुछ देर वहां विश्राम करने के बाद उन दुकानदारों, जो आयु में तरुण बालक ही थे, ने हमें बताया कि हमारे रात्रि में रुकने की व्यवस्था दुकान से कुछ ही दूर
पीछे बने किसी भील मामा के घर पर होगी, इसलिए हमें अब वहाँ जाना है। उनमें से एक ने हमें उन मामा के घर पहुँचाया। इनके घर के ठीक सामने अब तक सुलपानी झाड़ी में जितने भी पहाड़ हमने देखे, उन सब में अब तक का सबसे बड़ा पहाड़ सामने अड़िंग खड़ा दिखाई दिया। पूछने पर पहाड़ का नाम पता चला, खापरमाल। थोड़े आराम और सामान्य प्रश्नोत्तर के बाद उन्होंने हमें पीने के लिए काली चाय दी, जिसको मैंने और मामा ने पिया। रवि जी तो चाय छोड़ चुके थे। उसके बाद इधर उधर की बातें होती रही, जिसमें पता चला कि कल इसी खापरमाल पहाड़ को पार करके आगे जाना है। थोड़ा विश्राम करने के बाद उन्होंने हमें घर के अंदर ही आकर आसन लगाने की जगह बताई। इनका घर अब तक देखे घरों की तुलना में पर्याप्त बड़ा था, साथ ही सारा घर व्यवस्थित था। घर अंदर से केवल हॉलनुमा था, जिसमें अलग अलग जगहों पर अलग अलग कार्य होते थे, जैसे पाकशाला अलग भाग में, कपड़े अलग भाग में, सामान आदि कुछ अलग अलग भाग में। ऐसे उन्होंने बिल्कुल हमें मुख्य घर के अंदर ही बिल्कुल अपने साथ ही स्थान दिया। इसका मुझे थोड़ा संकोच और उनके प्रति आदर का भाव निर्माण हुआ। सच में कितने सरल है ये लोग, कोई दुराव छुपाव या अपने पराये का भेद ही नहीं। उस घर की मुख्य कर्ता स्त्री हमारे आने के बाद बाजरे के आटे को हाथ की चक्की से पीसने लगी। हम स्नान हेतु कपड़े लेकर बाहर आए और जानकारी मिलने पर उनके घर की ही एक बाल्टी लेकर करीब 150-200 मीटर पीछे आए, जहाँ पर एक छोटा सा गड्ढा था जो करीब एक आदमी जितना गहरा था और जिसमें करीब आदमी के घुटने डूब सके इतना पानी था। वहाँ अन्य बहुत सी पानी भरने के लिए आई हुई माताएं, कन्याएं और स्त्रियां थी और पानी भी इतना कम था, इसलिए पानी के महत्व को, तत्कालिक परिस्थिति को समझ हमने भी नहाने का विचार त्याग कर केवल मुंह हाथ पाव धोए, हाथ मुंह आदि धोकर और अपने कमंडल भरकर घर से लाई हुई बाल्टी लेकर हम वापस घर आए। फिर हमने नित्य पूजा की। उसके बाद हम बाहर कुछ समय तक टहलते रहे। कितना बड़ा पहाड़ है ये और हम कैसे कल इसको पार कर पाएंगे, आदि विचार मेरे मन में घूम रहे थे। इस गांव में लोगों के पास कुछ ट्रैक्टर आदि है, ये सब देखकर अच्छा लगा। शासन की ओर से इन्हें सोलर बल्ब भी दिए गए थे, जिसे ये लोग दिन में चार्ज करके रात्रि में उपयोग करते हैं। हम करीब 6:30 तक बाहर रहे। भोजन का बुलावा आया, हम अंदर गए। हमें अन्यों की तुलना में पहले भोजन दिया गया था। शायद ये उनका हमारे प्रति सम्मान दर्शाने का तरीका था। भोजन में बाजरे की रोटी और चना दाल टमाटर की सब्जी थी। हम बड़ी मुश्किल से एक एक रोटी ही खा पाए, क्योंकि वो आकार में इतनी बड़ी थी और हमारी खुराक काफ़ी कम। इसके बाद हमने वो पात्र आदि धोकर वापस कर दिए और फिर वही रात 7:30 पर सो गए। तब अन्यों ने भोजन किया। इस घर के कुछ पुरुष लोग गृह प्रमुख के पुत्र आदि पास में ही कहीं किसी विवाह हेतु जा रहे हैं, इसलिए वो लोग सज धज रहे हैं और उनकी बातों की आवाज़ें आ रही है। बीच में नींद खुली तो देखा हमारे ही पास में घर के मुखिया और उनके जवाई आजू बाजू की खटिया पर सोए हैं और उनके बीच में एक पेड़ का पूरा तना चलने के लिए सुलग रहा है। ये अलाव पूरे घर को बाहर की भीषण ठंड से बचा रहा है। बाकी सारे लोग भी आसपास ही सोए हुए हैं, पर इनके पास ओढ़ने को पर्याप्त साधन नहीं है। ये देख इसका बहुत दुख हुआ। हम लघु शंका हेतु बाहर निकले तो बाहर तारों से पूरा साफ आकाश, किसी प्लेनेटोरियम में जो दिखाई देते हैं उससे भी साफ, और सामने दुर्गम सा दिखाई पड़ता खापरमाल पर्वत। ये दूर से इतना मनोहर था मानो हम किसी कल्पना लोक में आ गए हो। नर्मदे हर। दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगा
तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मुझे अभी आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। नर्मदे हर। धन्यवाद।